Hello friends, welcome to Study in Gurukulam. This is NCERT Geography Class 7 Part 2. Part 1 में इससे पहले कवर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर किया हुआ था. आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की. And this is for UPSC, PCS, SSC, CGL, CDS and all other competitive exams. Okay? So आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 सबसे पहले. चैप्टर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ. हमारे अर्थ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और किस सोर्सेस से होते हैं, मतलब किस वजहों से चेंजेस होते हैं, उसकी रीजंस क्या है, आज हम उनकी बात करेंगे. तो आइए देखते हैं अर्थ मूवमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ मूवमेंट्स की. अर्थ में मूवमेंट्स कैसे होते हैं. अर्थ में भी एक गति होती है. अर्थ हमारी लगातार 24 घंटे गति करती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है. बहुत धीमी गति होती है अर्थ में. ओके तो अर्थ का भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो फोर्सेस की वजह से होता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप किसी स्टैटिक कोई कार है, खड़ी हुई है कार, अगर आप उस पर बल लगाते हैं, ओके अगर आप उसे बल लगाते हैं, धक्का देते हैं, तो कार को गति मिल जाती है. ओके तो इसे कहते हैं मूवमेंट. हमारे अर्थ को भी कोई फोर्सेस जो होते हैं वो धक्का देते हैं, गति लगाते हैं हमारे अर्थ पर, उससे अर्थ को हमारे मूवमेंट मिलता है. तो देखिए हम बताते हैं आपको, फोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं. एक तो है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो इंटरनली अर्थ में लगता है. अर्थ की सतह के अंदर से जो फोर्सेस लगते हैं उसे इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं. हिंदी में इसे अंतर्जनित बल कहते हैं. मीन्स अर्थ के इंटरनल फोर्सेस लगते हैं इसमें. ओके और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स. एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो बाह्य रूप से लगता है, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं अर्थ पर, तो उसकी वजह से अर्थ में मूवमेंट होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोजेनिक फोर्स की. देखिए इंटरनली जो फोर्स लगते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक तो सडन फोर्स होता है जो अचानक से फोर्स लगता है, और अचानक से जब फोर्स लगता है तो बहुत ज्यादा ही नुकसान होता है. ओके और दूसरा फोर्स जो होता है उसे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं. डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो लगते तो है इंटरनली, बट बहुत धीमी गति होती है उनकी. ओके तो वो बहुत कई सालों में क्रिएट करते हैं उन चीजों को. अर्थ पर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो कई सालों में क्रिएट होते हैं, उसे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सडन फोर्सेस की. देखिए सडन फोर्सेस में जो 3 मेजर फोर्सेस, जिनकी वजह से सडन फोर्स की वजह से जो 3 मेजर मूवमेंट होता है उसकी हम बात करेंगे. सबसे पहला अर्थक्वेक, यू नो वेरी वेल. नेक्स्ट इज वॉल्केनो. दूसरा वॉल्केनो है जिसे ज्वालामुखी कहते हैं. एंड अदर इज लैंडस्लाइड जिसे भूस्खलन कहते हैं. ओके और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में जो फोर्स लगता है, इसमें एक ही फोर्स है जो कई सालों में क्रिएट होता है, लैंडफॉर्म क्रिएट करता है, वो है बिल्डिंग माउंटेन्स, पर्वतों का बनना. ओके तो इसे डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं. बहुत धीमी गति से बनता है, ये कई साल लगते हैं इसको बनने में. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की. देखिए एक्सोजेनिक फोर्स जो बाह्य रूप से लगता है उसमें होता है इरोजन एंड डिपोजिशनल. इरोजन जो होता है उसे अपरदन कहते हैं. जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले आना, या फिर कंकड़ पत्थरों को लेके आना, या फिर किसी भी चीज को, जैसे नदियों के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इनको हम इरोजन कहते हैं, हिंदी में अपरदन. और दूसरा होता है डिपोजिशन. डिपोजिशन मतलब ये चीज होता है कि आप अगर किसी स्थान से मिट्टी को लेकर आ रहे हैं और किसी स्थान पर रख रहे हैं, तो जिस स्थान पर रख रहे हैं उसको हम डिपोजिशन कहेंगे, मतलब वहां आप डिपॉजिट जमा कर रहे हैं. ओके तो ये होता है डिपोजिशनल. देखिए ये किन किन चीजों से होता है. एक रिवर, नदियों से होता है, विंड से, हवा से होता है, सी वेव्स जो समुद्र में तरंगे होती हैं, जो वाटर वेव होती हैं, उनकी वजह से भी होता है, और ग्लेशियर जो बर्फ होती है, हिमनद होती हैं, उनकी वजह से भी अर्थ के मूवमेंट होता है. ओके तो ये थे फैक्टर्स अर्थ मूवमेंट के. अब हम एक एक करके बात करेंगे. सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड. देखिए सडन फोर्सेस में जो अर्थक्वेक है उसमें भूकंप अगर आप महसूस किए होंगे तो इस तरह से होता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है. वॉल्केनो कुछ इस तरह होता है, माउंटेन्स में होता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी आप सुने होंगे. और ये जो लैंडस्लाइड है, देखिए इस तरह से भूस्खलन होता है, एक जगह से लैंड जो होती है वो खिसक जाती है पूरी तरह से. ओके आइए एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले अर्थक्वेक, भूकंप की बात करते हैं. अर्थक्वेक होता कैसे है. देखिए हमारी लिथोस्फीयर जो होती हैं, जिसपे हम रहते हैं, जो कॉन्टिनेंट जहाँ मिट्टी होती है, वो प्लेटें जो होती हैं वो बहुत हल्की हल्की मूव करती रहती हैं. हमें पता नहीं चलता है कि हमारी अर्थ के अंदर कुछ प्लेटें हैं जो मूव कर रही हैं, लेकिन वो 24 घंटे मूव करती रहती हैं. और उसमें अगर वो प्लेटें जो होती हैं अगर वो खिसक जाती हैं,
ठीक है। अगर वो प्लेटें खिसक जाती हैं तो अर्थ में वाइब्रेशन होने लगता है। अगर आप कभी भूकंप महसूस किए होंगे तो आपको लगा होगा कि सब हिल रहा है, जमीन धरती हिल रही है, आपके जो घर है वो हिलने लगते हैं, जितने भी अप्लायंसेज हैं, जो भी चीजें हैं आपके घर में सब हिलने लगती हैं। वो अर्थ के प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है। ओके, अर्थ के प्लेट का मूवमेंट जहां से स्टार्ट होता है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका शहर है, यहाँ पर भूकंप आया हुआ है, तो जहां पर उसका केंद्र है, जो केंद्र है अर्थ के अंदर, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ओके, ये चीज याद रखिए, एपी सेंटर। और ऐसे भूकंप ऐसे फैलता रहता है, उसकी तरंगे ऐसे ऐसे करके इस तरह से एक्सटर्नली बाहर जाती रहती हैं। देखिए अर्थक्वेक की जो तरंगे होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पी वेव्स होती हैं, एस वेव होती हैं और एल वेव होती हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी, जब जैसे जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर्स आते जाएंगे उस तरह से। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जितना सफिशिएंट है उतना ही बता रही हूँ। ओके, सो अर्थक्वेक जो है इस तरह से होते हैं। और अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ एक इसका मीटर होता है जिससे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। अभी रिसेंटली आपने ये न्यूज देखी होगी कि मैक्सिको में बहुत ही बड़ा भूकंप आया है। ओके, इसमें लगभग उसकी जो इंटेंसिटी मापी गई है वो 8.1 इंटेंसिटी मापी गई है। बहुत ज्यादा भूकंप आया है, लगभग 139 लोगों की जान भी चली गई है उसकी वजह से। तो ऐसे भूकंप आते हैं। देखिए ये बिल्डिंग जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी इसमें कि अगर भूकंप आता है तो आपको कुछ जो चीजें हैं जो करनी चाहिए आपको। अगर आप बिल्डिंग्स में हैं तो आप दीवार के कोने में खड़े हो जाइए या फिर मेज के नीचे बैठ जाइए आप। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप बच सकते हैं। नहीं तो अगर भूकंप का कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन हमें इसके लिए अगर हमें लगता है कि भूकंप आया है, अगर हमें महसूस होता है तो हमें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। कुछ प्रिकॉशन है जो हमें जरूर लेने चाहिए। ओके, तो ये चीज था भूकंप के बारे में। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि भूकंप हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा जो आता है वो गुजरात में आता है। आप सुने होंगे गुजरात में 2001 में 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उससे बहुत ही लोगों की जान गई थी। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरियाज थे वो थे स्कूल, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे वो। और शहरों में कई जगह जैसे चारकोल या अंगीठियां जलती हैं तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा आग भी लग गई थी और बहुत ज्यादा ही तबाही हो गई थी। तो ये जो भूकंप हमारे इंडिया का जो भूकंप सेंटर है वो गुजरात में ज्यादा आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्केनो की, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी देखिए क्या होते हैं। ज्वालामुखी हमारे अर्थ के अंदर जो लावा होते हैं। लावा क्या होता है, देखिए लावा जो अर्थ का पिघला हुआ रूप होता है। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्लाइड में कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो वहां पर क्या होता है कि पत्थर जो होते हैं वहां के वो पिघल जाते हैं। तो जब वो पिघलते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। ओके, जब वो प्रेशर बनता है तो वो नीचे से होता हुआ माउंटेन से ऊपर आता है। देखिए या तो गैस के फॉर्म में आता है या लिक्विड के फॉर्म में आता है वो, और बहुत तेजी से आता है। और उसकी इंटेंसिटी आप देख ही सकते हैं कि एकदम आग की तरह ये दिख रहा है। उसकी जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। तो इसको हम वॉल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी। सबसे ज्यादा जो बड़ा ज्वालामुखी वो सुने होंगे आप, माउंट फ्यूजियामा का जो जापान का ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, वहां हमेशा ज्वालामुखी आते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स की। अब देखिए इनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स 2 टाइप से होते हैं। एक तो वेदरिंग से होता है, दूसरा इरोजन से होता है। मैंने आपको अभी इंटरनल फोर्सेस के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी एक्सटर्नल फोर्सेस से कैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो देखिए एक तो वेदरिंग होता है। वेदरिंग मीन्स होता है कि पत्थरों का टूटना, छोटे छोटे कणों में विभाजन हो जाना पत्थरों का, उसे वेदरिंग कहते हैं। दूसरा होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कि एक जैसे कोई पत्थर है और नदी बह रही है तो इस पत्थर को काट के छोटे छोटे टुकड़ों को लाके किसी और जगह डिपॉजिट कर देना। ओके, तो इसे इरोजन कहते हैं, अपरदन कहते हैं। तो इसकी वजह से लैंड फॉर्म्स क्रिएट भी होते हैं और लैंड जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं इसकी वजह से। तो आइए हम देखते हैं रिवर कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि रिवर से होता है, विंड से होता है, ग्लेशियर से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर से कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है, ओके, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है। और अगर यहाँ का जो रॉक है, अगर वो सॉफ्ट रॉक है, मुलायम है वो रॉक, तो उस पत्थरों को भी काट देती है वो और ये फॉल बन जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है,
यहाँ पर पानी इसलिए नीचे गिर रहा है क्योंकि यहाँ पर रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, वो उन पत्थरों को काट कर नीचे ले आई है, पानी का बहाव नीचे कर लिए अपने। और जहां पर पत्थर नहीं कट पाते हैं वो पत्थर हार्ड रॉक होते हैं, इसलिए वो नहीं कट पाते हैं पत्थर, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉल क्रिएट होता है। ऐसे ही ऑक्स ब्लो क्रिएट होते हैं, जैसे अगर कोई नदी जो है फ्लो कर रही है और वो उसका बहाव जो होता है इस तरफ मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है, तो यहाँ पर एक लेक बना देती है, झील जिसे कहते हैं। और वो नदी अगर अपना बहाव दूसरी तरफ कर ली, फिर से मोड़ ली अपना बहाव, तो ये लेक जो होता है अलग हो जाता है नदी से, तो उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ओके, उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, हिंदी में उसे चाप झील कहते हैं। ओके, तो और ये चीज था रिवर के बारे में। और नदियां अपना रास्ता जो है वो हमेशा बदलती रहती हैं, ये आप जानते होंगे। तो इस रास्ते को हम लोग मिएंडर कहते हैं, ये चीज याद रखिए, मिएंडर कहते हैं, क्योंकि ये अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है, इनके जो मोड़ होते हैं ये चीज, इसको मिएंडर कहते हैं। अब हाँ देखिए, मैंने आपको बताया, देखिए ऑक्सबो लेक इस तरह का होता है, इसे लीवीज कहते हैं। पत्थरों को, मिट्टियों को लाके एक जगह नदी के किनारे कर देती हैं और एक ऊंचा सा टीला बना देती हैं। देखिए आपको ऊंचा पार्ट दिखाई देगा, अगर आप नदी रियल में देखेंगे तो आप नदी के अगल बगल दिखेगा, आपको ऊंचा ऊंचा पार्ट दिखाई देगा थोड़ा सा मिट्टी का। तो वो नदियां लेके आती हैं इरोजन करके मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह और लीवीज बना देती हैं। ओके, और ये चीज पार्ट जो मुड़ा हुआ पार्ट है आप देख रहे हैं, इसे मिएंडर कहते हैं। ओके, और ये जो एरिया है, इस एरिया को हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि ये नदियां लेकर आती हैं और यहाँ पर प्लेन बना देती हैं, जिससे हमारी जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है, उसे फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ओके, तो ये था रिवर के बारे में। अब हम बात करेंगे सी वेव्स की। सी वेव्स क्या काम करते हैं? देखिए सी वेव्स भी इरोजन करते हैं। ओके, सी वेव्स में जब समुद्र की जो तरंगे होती हैं वो लगातार पत्थरों से टकराती रहती हैं, जैसे इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो इन पत्थरों से टकराती हैं। जैसे देखिए आप ये देख रहे हैं कि सी वेव जो है कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो जब पानी का जो प्रेशर होता है इतना ज्यादा होता है कि वो जब पत्थरों से टकराती हैं तो पत्थर को जो है बीच में से खोखला कर देती है, हॉलो कर देती है, ये आप देख रहे होंगे। तो इसको हम सी आर्क कहते हैं। ये पानी जो है ये हो सकता है सॉफ्ट रॉक हो, तो इन पत्थरों को बहा ले जाती है, काट देती हैं और सी आर्क बन जाता है। और पानी का बहाव अगर बहुत तेजी से होता है तो उस पत्थर को और भी चौड़ा कर देती है, मतलब उसका हॉलो और भी बड़ा हो जाता है, तो सी केव बन जाता है, गुफा लाइक दिखता है आपको, गुफा की तरह दिखता है। ओके, और अगर उसका बहाव और भी तेज हो जाता है, पत्थर और भी सॉफ्ट है, उसका बहाव और भी तेज है, तो इसकी जो छत होती है, रूफ जो होती है, वो अलग हो जाती है और आपको एक वर्टिकली रॉक खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे आपको एक लंबा सा रॉक ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं स्टार्च कहते हैं। ओके, तो ये चीज है, सी वेव ये काम करती है। स्टैक कहते हैं इन्हें, स्टैक कहते हैं, STACK। ओके, इसे स्टैक कहते हैं। तो सी वेव का ये काम होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सी वेव के, ये चीज काम करते हैं। अब हम आइस की बात करेंगे, बर्फ। देखिए बर्फ जहां पर होती है, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर के साइड चले जाइए तो वहां पर आपको बहुत सारे इरोजन और डिपोजिशनल वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे आइस के। देखिए रिवर क्या काम करती है, ग्लेशियर्स जो होती हैं वो भी इरोड करती हैं, इरोजन करती हैं। ओके, अपर्दन करती हैं। जैसे ये ग्लेशियर देखिए, ये अपर्दन कर रही है और यहाँ बीच में से बर्फ टूट कर नीचे गिर गई है। ओके, ये क्या करती हैं इरोजनल, ये जो है ग्लेशियर को एक जगह से काट कर दूसरे जगह लेकर चली जाती हैं। देखिए ये भी जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं तो एक हॉलो क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर बर्फ है और बर्फ यहाँ से कट कर कुछ चली गई है, तो यहाँ पर हॉलो क्रिएट हो गया, गड्ढा क्रिएट हो जाता है और वहां पर पानी भर जाता है, एक झील टाइप का बन जाता है, लेक टाइप का बन जाता है। ओके, और जहां पर लेके जाती हैं, जहां डिपॉजिट करती हैं, उसे हम कहते हैं मोरेन। वो हिमनद हिमोड़ हिंदी में कहते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं सी मोरेंस का, ग्लेशियल मोरेंस का निर्माण करते हैं डिपॉजिट को। ये जो डिपॉजिट हुआ है जहां पर बर्फ जो है आकर और भी ज्यादा जमा हो गई है, उसे हम सी मोरेन कहते हैं। ओके, तो ये आइस का काम है, ग्लेशियर का काम है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाती है हमारे अर्थ पर और लैंड फॉर्म क्रिएट करती है, वेरियस कई तरह के लैंड फॉर्म क्रिएट करती हैं। हाँ, तो ये चीज था लेसन 3 के बारे में। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस कैसे लगते हैं और उनसे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, अब देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डू यू नो। आप जानते हैं कि बहुत सारे वाटरफॉल हमारे इंडिया में भी हैं और वर्ल्ड में भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं। तो जो बहुत सारे वाटरफॉल में जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई से जो वाटरफॉल गिरता है, उसका नाम है एंजल फॉल। ओके, एंजल फॉल है। ये देखिए स्पेलिंग यहाँ कर रहे थे, ANGEL है। एंजल फॉल वेनेजुएला में है।
ओके। और दूसरा जो साउथ अमेरिका में एक वाटरफॉल है उसका नाम है नायग्रा फॉल्स। ये भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है, सेकंड नंबर का वाटरफॉल है। ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। आप अगर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो जो कनाडा है और यूएसए है यहाँ पर, उसके बीच में आपको नायग्रा फॉल्स मिलेगा। ओके। और दूसरा जो विक्टोरिया फॉल है वो जैम्बिया और जिम्बाब्वे, अफ्रीका के जो दो देश हैं, एक जैम्बिया है एक जिम्बाब्वे, उसके बॉर्डर पर आपको विक्टोरिया फॉल मिलेगा। तो ये 3 हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड के, जिनको आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट एंजल फॉल, नेक्स्ट इज नायग्रा फॉल एंड थर्ड वन इज विक्टोरिया फॉल। ओके। हाँ, तो ये था लेसन 3। लेसन 3 के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। अब मैं बात करूंगी लेसन 4 की, एयर, हवा के बारे में आज हम बात करेंगे, एयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट। वायुमंडल के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। देखिए, हमारा एटमॉस्फेयर एक एयरी लेयर होता है जहां पर बहुत सारे एयर पाए जाते हैं, विच इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे ब्रीथिंग के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा इनकी जरूरत है हमें। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। देखिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एंड इट इज 21% इन एटमॉस्फेयर। इसका जो परसेंटेज है वो 21% है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी अगर देखा जाए तो एक लिमिट तक ये भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। बट अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, और ये इस टाइम की हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसकी जो परसेंटेज है वो 0.03% है। आर्गन 0.93% एंड ऑल अदर गैसेज 0.04% के फॉर्म में है। ओके। तो ये जो इस मेन गैसेज हैं उनका मैंने आपको परसेंटेज बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है उसे 5 लेयर में, 5 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर होता है फर्स्ट, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, पहला। ठीक है, ये देखिए, अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हैं, ओके, अर्थ से ऊपर जाते तो सबसे पहला जो लेयर आपको मिलता है वो होता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। अगर आप इक्वेटर पर जाइए 13 किलोमीटर, और पोल पर अगर आप 8 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रोपोस्फियर मिलेगा, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर के बारे में आपको कुछ बता दूं, इसमें ट्रोपोस्फियर में जितने भी हमारे विदरिंग फेनामेना होते हैं, जैसे कि बिजली चमकना, बादल फटना, इस तरह की चीजें ट्रोपोस्फियर में होती हैं। जितने भी हमारे गैसेस होते हैं, जो मैंने आपको गैसेस के नाम बताए भी, वो सारी गैसेस सिर्फ आपको ट्रोपोस्फियर में ही मिलेंगी। इसलिए ट्रोपोस्फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रोपोस्फियर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। ओके। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहते हैं हिंदी में। अगर आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में अगर आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा। ओके। यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, मीन्स यहाँ पर वेदर फिनोमेना नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो है स्ट्रेटोस्फियर की, ये चीज याद रखिए, ये जो यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा मंडल है, समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये हवाई जहाज, एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा सबसे मतलब सूटेबल होता है। ओके, यहाँ पर आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर आप जानते होंगे क्या होती है, जो हमारे सन के अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, और उससे हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। ठीक है, तो इसे स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती हैं। एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ, कि अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, आपका जो तापमान होगा वो घटेगा एटमॉस्फेयर का। लेकिन अगर आप ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये फैक्ट याद रखिए। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर सन की रेस को एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फियर गर्म हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, जो है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर को हिंदी में कहते हैं मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी लेयर होती है, तीसरी परत होती है, और ये समताप मंडल के स्ट्रेटोस्फियर के ठीक ऊपर होती है। अगर आप स्ट्रेटोस्फियर से 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको
मेसोस्फीयर मिलेगा, मध्य मंडल मिलेगा। ओके, और इसके ऊपर अब आते हैं थर्मोस्फीयर। ओके, थर्मोस्फीयर में भी टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर आयनोस्फीयर पाए जाते हैं। इसके जो नीचे वाला लेयर होता है यहाँ आयनोस्फीयर पाए जाते हैं, मींस आयन मंडल होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ चार्ज आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आयनोस्फीयर हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये रेडियो वेव्स को जो है नीचे भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल है ये। तो ये थर्मोस्फीयर की बात है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे बाह्य इस वायुमंडल होता है। ठीक है, अगर आप 80 से अगर आप 1600 मीटर तक की ऊंचाई तक जाएंगे तो आपको एक्सोस्फीयर मिलेगा। ये बाह्यमंडल होता है और यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। ये बहुत ही स्टैटिक होता है, स्टेबल होता है और यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम पाई जाती है, यहाँ हाइड्रोजन पाई जाती है और ये अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अगर आप स्पेस में देखेंगे तो ये तैरती रहती है। ओके, तो ये मैंने आपको ये 5 लेयर थे जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु क्या होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। तो वेदर क्या होता है? हावर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे अगर आप घर में बैठे हैं, देखते हैं आप कि कभी अचानक से बारिश होने लगती है, कभी अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, गर्मी हो जाती है अचानक से, या कभी अचानक से आपको ठंड लगने लगती है, या फिर बादल आ जाते हैं आसमान में। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग चेंजेस होते हैं, डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, डेली के जो चेंजेस होते हैं, इसे हम वेदर कहते हैं। हिंदी में इसे मौसम कहते हैं। ओके, और हम क्लाइमेट की बात करें तो अगर आप किसी जगह का अध्ययन करें, किसी जगह के मौसम का, वेदर का अध्ययन करें कई सालों तक, तो आपको वहां के क्लाइमेट, जलवायु का पता चलता है कि वहां की जलवायु कैसी है। मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अगर किसी प्लेस की जलवायु आपको जाननी है तो वहां पर आपको एवरेज वेदर निकालना होगा। कई दिन तक, कई सालों तक आपको वहां पर रह के वहां के मौसम का पता लगाना होगा और फिर आपको एक एवरेज कंडीशन निकालनी होगी कि हाँ यहाँ का वेदर कैसा है। ठीक है, उसका जब एवरेज निकालेंगे आप, औसत निकालेंगे, तो आपको उसकी जलवायु का पता चल जाएगा। ओके, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन वेदर एंड क्लाइमेट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, जिस टेम्परेचर का अनुभव करते हैं, वो वायुमंडल का तापमान होता है। मीन्स वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। ओके, अगर वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज द टेम्परेचर ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? आयतन इसे हिंदी में कहते हैं। ओके, इट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये जो हमारे सन से जो एनर्जी आती है, ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम जो अर्थ पर गिरती है आकर, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ओके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, बहुत ही जो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको प्रभावित करती है ये। ठीक है, और इसको हिंदी में आतपन कहते हैं, आतपन कहते हैं। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एयर प्रेशर, वायु दाब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे शरीर पर हम डेली महसूस करते हैं, महसूस तो नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर हमेशा एक दाब, प्रेशर लगता रहता है। ओके, एयर जो होती है, हवा जो होती है, जिसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, वो हमारे बॉडी पर एक प्रेशर लगाती है। और वो प्रेशर हमें महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो चारों तरफ से, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर लगता है हमारे शरीर पर। और हमारा शरीर जो है वो काउंटर प्रेशर करता है, हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर करती है। मीन्स अगर वो एक्शन करता है तो हमारी बॉडी भी रिएक्शन करती है, वो प्रेशर लगाता है तो हमारी बॉडी भी प्रेशर लगाती है उसको दूर हटाने के लिए। ओके, तो ये चीज हमेशा होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसी तरह अर्थ पर भी प्रेशर लगता है। जो एयर होता है, उसका एयर का जो वेट होता है, उसकी वजह से अर्थ पर प्रेशर लगता है। मीन्स पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, एयर के वेट के द्वारा जो प्रेशर लगता है, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। ये चीज याद रखिए कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके,
जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं प्रेशर गिरता रहता है। ये एक फैक्ट है, ये चीज याद रखिए। अगर आप एटमॉस्फेयर, ये हमारा अर्थ है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पर। अगर आप सी लेवल पर हैं तो प्रेशर सबसे ज्यादा वहां होता है। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एयर प्रेशर का हॉरिजॉन्टल देखें, ये तो मैंने आपको वर्टिकल मूवमेंट बताया कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका एयर प्रेशर कम होगा, वायु दाब कम होगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली देखें, अर्थ पर हॉरिजॉन्टली देखें, ठीक है, अगर हम क्षैतिज वितरण देखते हैं तो कैसे इसको हम अलग अलग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से एयर प्रेशर मापा जाता है। अगर वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां की जो एयर होगी वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। अगर वहां का टेम्परेचर कम है, ठंडा एरिया है, तो वहां पर जो एयर होगी वो जो है ठंडी हो जाएगी और भारी हो जाएगी, ठीक है, तो वो जो है ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे आएगी, तो उसकी वजह से वहां पर उच्च दाब क्षेत्र मीन्स हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया इसलिए बताया क्योंकि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया में मूव करती हैं। ये याद रखिए, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया में मूव करती है एयर। ओके, इसी को हम विंड कहते हैं। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है तो उसे विंड कहते हैं। ये देखिए, ये एयर है जो अपना वर्क कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर जा रही है। ये नोट है, ये आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए कि एयर किस प्रेशर में बहती है। विंड, मैंने आपको बताया विंड किसे कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ओके, देखिए विंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हवा जो होती है, पवन, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है परमानेंट विंड, दूसरी होती है सीजनल विंड एंड थर्ड वन इज लोकल विंड। सबसे पहले हम परमानेंट विंड की बात करेंगे। देखिए परमानेंट विंड क्या होती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। अब मैं आपको ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है, ओके, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री साउथ पोल है। ठीक है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर लो प्रेशर एरिया होता है। लो प्रेशर एरिया इसलिए होता है इक्वेटर क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ की जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है, इसलिए इसे लो प्रेशर एरिया कहते हैं। और इसे एक नाम और दिया गया है, डोल्ट्रम्स। ये चीज याद रखिए, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि इक्वेटर लो प्रेशर एरिया को क्या कहते हैं, तो डोल्ट्रम कहते हैं। ओके, तो देखिए इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बीच में जो एयर बहती है उसे ट्रेड विंड कहते हैं। ये देखिए, ये एयर बह रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, और साउथ में ये एयर इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसे ट्रेड विंड कहते हैं। ओके, और अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाते हैं, यहाँ तक 60 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो वहां पर आपको जो विंड मिलेंगी उसे वेस्टर्लीज कहते हैं। देखिए इसका नाम इसलिए रखा गया है वेस्टर्लीज क्योंकि ये वेस्ट से बहती हैं। आप देखिए इसमें ये पश्चिम से, ये हमारा वेस्ट है, ओके, ये ईस्ट है। आप देख रहे हैं ये जो विंड है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, इसलिए इसे वेस्टर्लीज कहते हैं। ओके, और ये विंड जो है ऊपर जो है 60 डिग्री नॉर्थ से अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ पर जाएंगे तो ये विंड जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है। ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट आ रही है, इसलिए इसे ईस्टर्लीज कहते हैं। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज दोनों जगह, मतलब नॉर्थ में भी एक ही जगह पर होता है, साउथ में भी एक ही जगह पर होता है। अगर नॉर्थ में यहाँ पर हो रहा है वेस्टर्लीज तो साउथ में भी यहाँ पर वेस्टर्लीज होगा, अगर नॉर्थ में ईस्टर्लीज है यहाँ, साउथ में भी ईस्टर्लीज होगा। ओके, ये चीज याद रखिए। तो यही मैं आपको बताना चाहिए थी कि परमानेंट विंड, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज जो होते हैं वो परमानेंट विंड होते हैं और ये हमेशा पूरे सीजन, अगर आप साल भर देखें तो ये एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। ओके, इनका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज सीजनल विंड, जिसे मौसमी पवने कहते हैं। और ये विंड जो होते हैं ये अब जो सीजन चेंज होते हैं, सीजन जैसे जैसे चेंज होते हैं ये विंड भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मानसून इंडिया में होता है, अगर आप मानसून देखें साउथ वेस्ट मानसून, तो ये इधर जाता है जुलाई से 9 अक्टूबर तक, और फिर अगर अक्टूबर से देखें तो अक्टूबर से नीचे नीचे आता है। तो ये सीजनल विंड है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया जैसे जैसे क्रिएट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज लोकल विंड। लोकल विंड एक पीरियड में बहते हैं, जैसे कि कोई एक पीरियड है, जैसे अगर आप गर्मी देखें, समर की सीजन है, ओके, तो वहां पर लोकल विंड बहती है जिसे हम लू कहते हैं।
ठीक है। इसी तरह लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज है। अगर आप लैंड के पास हैं, मतलब सॉरी, अगर आप लैंड और सी के पास रहते हैं तो लैंड से जो हवाएं सी की ओर जाती हैं लैंड ब्रिज, सी से जो हवाएं लैंड की ओर आती हैं, धरती की ओर आती हैं, उसे सी ब्रिज। तो ये कुछ लोकल विंड्स हैं जो कुछ परमानेंट डे या परमानेंट पीरियड में बहती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको विंड के बारे में बताया। अब मॉइस्चर को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। देखिए आर्द्रता आप जानते हैं, मॉइस्चर क्या होता है, इवेपोरेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जल जो है विभिन्न पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई लेक है या कोई झील, कोई कुआं है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, ओके। इसी तरह वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प जो होता है, इवेपोरेशन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि बहुत चिपचिपाहट है आज, तो उस टाइम क्या होता है कि एयर में मॉइस्चर बढ़ जाता है, ठीक है, नमी आ जाती है एयर में, थोड़े जलवाष्प आ जाते हैं, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है और उसकी जो आर्द्रता होती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार यह और भी मॉइस्चर हो जाती है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई मॉइस्चर डे है, हम लोग कहते हैं कि आज बहुत ज्यादा ही चिपचिपाहट है, तो उस टाइम अगर आप कपड़े सुखाते हैं या फिर ऐसा सुखाने का काम करते हैं धूप में, तो जल्दी सूखते नहीं है, क्योंकि उसमें जलवाष्प के कण होते हैं, जलवाष्प होती है उसमें, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी वजह से कपड़े सूख नहीं पाते हैं जल्दी, ठीक है, नमी आ जाती है उनमें। तो ये चीज होती है, ये मॉइस्चर है। ये देखिए मैंने नोट्स पूरा लिखा हुआ है, आप इसको अगर चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन। देखिए जो अगर प्रिसिपिटेशन को हिंदी में वर्षा कहते हैं देखा जाए तो एक तरह से, क्योंकि ये इसका एक ऐसा टर्म है, इन्वायरमेंटल टर्म है प्रिसिपिटेशन। ऐसे तो हम लोग रेनफॉल कहते हैं। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रिसिपिटेशन अगर अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो उसे रेन कहते हैं। कई फॉर्म में प्रिसिपिटेशन होता है। स्नो फॉर्म में आते हैं तो आप उसे स्नोफॉल कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि बर्फ गिर रही है, ठीक है। और इसी तरह कई फॉर्म में आते हैं प्रिसिपिटेशन। तो हम रेन की बात करेंगे आज। रेन क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया प्रिसिपिटेशन कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, ओके। ये 3 टाइप के होते हैं, ये आपको याद रखना है। कन्वेक्शनल रेन होता है, सेकंड इज ओरोग्राफिक रेन एंड थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल को चक्रवाती वर्षा कहते हैं, सॉरी, कन्वेक्शनल रेनफॉल को संवहनी वर्षा कहते हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल को पर्वतीय वर्षा कहते हैं और साइक्लोनिक रेनफॉल को चक्रवाती वर्षा कहते हैं, ओके। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होता है मैं आपको बताना चाहूंगी। कन्वेक्शनल रेनफॉल जैसे कि ये आपका अर्थ है, ओके, और यहाँ पर आपके बादल बने हुए हैं, तो जो प्रिसिपिटेशन होता है हर जगह बराबर हो रहा है, ओके, प्रिसिपिटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा, ओके। और यहाँ पे जब वर्षा हो रही है तो ये गर्म वायु जो है ऊपर उठकर ऊपर चली जा रही है और वर्षा नीचे आ जा रही है। इसी तरह ओरोग्राफिक रेनफॉल, अगर पहाड़ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पहाड़ बने हुए हैं, तो यहाँ पर अगर वायु आ रही है, गर्म वायु आ रही है, यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, उसके बाद वर्षा हो रही है, तो वर्षा एक ही तरफ हो रही है माउंटेन के। देखिए इस साइड वर्षा हो रही है और इस साइड वर्षा नहीं हो रही है, ओके। तो इसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके। नेक्स्ट इज साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। आप जानते हैं जैसे गर्म वायु ऊपर जा रही है, गर्म वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है, ठंडी वायु नीचे आ रही है, तो वर्षा हो रही है, इसको हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। मीन्स एक साइक्लोन बन जाता है गर्म वायु और ठंडी वायु का, ये एक साइक्लोन में घूमते हैं और वर्षा करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया हॉट और ड्राई लोकल विंड जो नॉर्दर्न इंडिया में बहती है, हमारी उत्तरी भारत की ओर बहती है, जिसे हम लू कहते हैं, आप भी सुने होंगे इसका नाम। और एक फैक्ट और है जो आपको जानना चाहिए कि सन की जो एनर्जी होती है, हमारा अर्थ सिर्फ जो हमारी सन की जो एनर्जी है वो लगभग है 2 into 10 power 9, ठीक है, 2 into 10 power 9 सन की एनर्जी है। और उस एनर्जी का सिर्फ 1 पार्ट, सिर्फ एक पार्ट हमें जो है अर्थ पर मिलता है। सोचिए अगर सिर्फ एक पार्ट मिलने से हमारा अर्थ इतना गर्म हो सकता है, तो अगर हमें सारे पार्ट मिल जाए तो हमारा अर्थ तो पूरा जल ही जाएगा, राख हो जाएगा जल के, ठीक है। और ये कुछ मेजर हैं जो एग्जाम में आते हैं, ये आपको जानना चाहिए कि एटमॉस्फेयर को हम कैसे मेजर करते हैं। बैरोमीटर से मेजर करते हैं, आप भी सुने होंगे जो हवा है उसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। रेनफॉल को रेन गेज से मेजर करते हैं। ये चीज याद रखिए, रेनफॉल को रेन गेज एंड विंड को
हमारी जो पवन होती है, हवा होती है, पवन को हम विंड वेन से मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आप देखे होंगे कहीं कहीं पर एक टावर लगा देते हैं और कुछ डायरेक्शन टाइप का लगा देते हैं, यहाँ पर कोई लकड़ी लगा देते हैं, तो जैसे जैसे हवा मूव करती है उस तरह उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसे विंड वेन कहते हैं। ओके, उस पार्ट को विंड वेन कहते हैं। तो ये था लेसन 3 एंड लेसन 4 जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का था ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया करूंगी डेली, अगर जैसे जैसे एनसीईआरटी में कवर करूंगी उस तरह से क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज का क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड वेयर। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लेक झील कौन सा है और वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको कल बता भी दूंगी। और बीच में कुछ दिन वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया था, बट अब आगे से कंटिन्यू रहेगा वीडियो। आप प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।